हे गाइस, मैं हूं चरण। आप देख रहे हैं ब्लडी मून चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 की एक बहुत ही अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर फिल्म बेबी सिटर वांटेड को। इसके डायरेक्टर्स हैं जोनास बार्न्स और माइकल मैनेसेरी। गाइस, आज मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि मैं एक बार फिर चैनल का नाम चेंज कर रहा हूं। यस गाइस, ब्लडी मून चैनल अब खूनी मून चैनल बन चुका है। अब इसके कुछ रीजंस थे जो कि मैं फिर कभी बता दूंगा। फिलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इनमें से कौन से हॉरर फ्रेंचाइज का ब्रेकडाउन इस चैनल पर देखना पसंद करोगे। ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, एलियन, चाइल्ड्स प्ले या फिर हेलरेजर। अब इस अकेली वीडियो में ज्यादा कमेंट्स आने नहीं वाले, इसलिए अगली वीडियो में भी मैं ये सेम सवाल पूछूंगा और उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो। और फिर दोनों वीडियोस के कमेंट्स में जिस फ्रेंचाइज के नाम की सबसे ज्यादा कमेंट्स आई होंगी उस फ्रेंचाइज पर वीडियो बनेगी। इसलिए प्लीज इनमें से अपनी एक पसंदीदा फ्रेंचाइज का नाम कमेंट कर देना। खैर, तो चलिए, इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की ओर। तो सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी पे मार्कर के बहुत सारे निशान थे। तभी उसे कैद करने वाला वहां आता है और उस लड़की के सर में एक हैमर से वार करता है। बस इतना था इसका इंट्रो। इसके बाद हम एंजी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कॉलेज के लिए घर से दूर एक दूसरे टाउन में शिफ्ट होने आई है। हमें दिखाया जाता है कि एंजी और उसकी मॉम लिंडा दोनों ही अपने गॉड को बहुत मानती हैं और बुरे कामों से दूर रहती हैं। एंजी के जाने से पहले लिंडा ने उसके लिए गॉड से प्रे किया कि गॉड इसका साथ देना, इसे बुरे कामों में मत पड़ने देना और सेटन के सारे डीमंस से इसकी रक्षा करना। आप सब ये लाइन याद रखना, आगे काम आएगी। खैर, इसके बाद एंजी अपने रेंट किए हुए अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे उसकी रूममेट एरिका मिलती है। एरिका ने हर तरफ गंदगी मचा रखी थी, पूरे घर में सिर्फ नशे का सामान बिखरा पड़ा था। उसने एंजी को उसके सोने की जगह दिखाई जहां एक बेड तक नहीं था। फिलहाल के लिए उसे सोफे पर ही सोना होगा, जब कोई जॉब वगैरह करके इसके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तब ये बेड खरीद लेगी। रात को उसने अपनी मॉम से बात करी, जिस दौरान उसे बाहर से अजीब नॉइज सुनाई दी, इसलिए वो वहां से जाने लगी और रास्ते में उससे एक लड़का टकराया, लेकिन वो उसे सॉरी कहकर वहां से चली गई। उसके रूम का सोफा भी सोने लायक नहीं था, इसलिए उसने खुद का जैकेट बिछा दिया। फिर वो अपने सामने पड़े चरस गांजों को देखकर रह नहीं पाई और जल्दी से एक माचिस की तीली जलाई और कैंडल जलाकर अपने गॉड को याद करने लगी। आपको क्या लगा कि नशा करेगी? छी छी छी, घटिया दिमाग। खैर, सुबह वो दोनों पहुंची कॉलेज कैंपस पर, जहां उन्हें पता चला कि उनके एरिया से एक और लड़की रेबेका मिसिंग है। एक और लड़की मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसे देखकर एरिका बताती है कि पिछले महीने पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी, पूरी तरह से कटी फटी अवस्था में, और उसे मारने वाला उन्हें कभी नहीं मिला। ऑफ कोर्स एंजी ये सब सुनकर हैरान थी। खैर, एंजी को वहां एक बेबी सिटिंग की जॉब का ऑफर दिखा, इसलिए उसने वहां से फोन नंबर ले लिया। अब जॉब तो इसे कुछ करना ही था, इसलिए इसने सोचा क्यों ना ये काम ही ट्राई कर लूं। खैर, यहाँ हम उनके पीछे एक बंदे को खड़ा देखते हैं जो कि उन्हें ही देख रहा था और खास करके एंजी को सिर्फ देख ही नहीं बल्कि स्टॉक कर रहा था, पहले बाहर और अब क्लास के अंदर तक। अब यहाँ ये सीन हमें सिर्फ एंजी का डर दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है, जो उसे उस स्टॉकर को देख कर लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे वो बंदा उसी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ और भी चल रहा है। एंजी जिस क्लास में बैठी है वहाँ प्रोफेसर आर्ट हिस्ट्री पढ़ा रहा है, जहाँ वो एक पेंटिंग के बारे में बताता है जिसमें सेंट जॉर्ज एक ड्रैगन को मार रहा है। और प्रोफेसर ये भी कहता है कि उस समय के लोग ड्रैगन को सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं मानते थे, बल्कि उनके लिए ड्रैगन खुद सेटन यानी डेविल का एक प्रतीक होता था, सेटन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता था। आपको लिंडा की प्रेयर तो याद ही होगी, कितनी चालाकी से इन्होंने यहाँ ये रेफरेंस घुसा दिया जिसे हर कोई पकड़ नहीं पाएगा, पर हमने पकड़ लिया। खैर, जल्द ही वो क्लास से चला गया। क्लास के बाद एंजी जब बेबी सिटिंग की जॉब के लिए फोन पर बात कर रही थी, तब भी स्टॉकर उसे ही देख रहा था। यहाँ एंजी की फोन पर बात हो गई और एड्रेस वगैरह जानकर वो वहां के लिए चल पड़ी, और उसके पीछे फिर से वो स्टॉकर भी, जिसने अपने साथ कोई वेपन भी रख रखा था। लेकिन जल्दी वो एंजी का पीछा छोड़ देता है। इसके बाद वो जगह पर पहुंचती है जो कि टाउन से बहुत बाहर और दूर था। वहां उसे जिम मिलता है जो कि एक रैंच ओनर है और इसी के बेटे के लिए इन्हें बेबी सिटर की जरूरत है। फिर जिम की वाइफ वायलेट उसे उनके बेटे सैम से मिलाती है, जो कि थोड़ा शर्मीला है और हमेशा एक काउबॉय आउटफिट पहना रहता है। और हमेशा से मेरा मतलब है हमेशा, मतलब सोने के समय भी वो इसे खोलता नहीं है। उन्होंने बताया कि वीकेंड्स पर
आसपास के सारे रैंच ओनर्स की टाउन के बाहर मीटिंग होती है, इसलिए जब वो घर पर नहीं होंगे तब उन्हें एंजी की जरूरत पड़ेगी। एंजी इसके लिए राजी थी। इसके बाद वो घर के अंदर आते हैं और उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, इसलिए सामान थोड़े बिखरे हुए थे। वायलेट ने एंजी से कुछ सवाल जवाब किए, जिसमें हमें पता चला कि एंजी अभी 18 की है और उसके कोई भाई बहन नहीं है। उसके फैमिली में सिर्फ वो और उसकी माँ है। खैर, इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है क्योंकि वो थोड़ा नर्वस हो गई थी। वॉशरूम से बाहर आते ही उसे सैम दिखता है, जो कि उसे देखते ही भाग जाता है। नीचे पहुंचते ही वायलेट उसे फ्राइडे रात को आने को कहती है, जिसके लिए एंजी राजी थी। यानी कि एंजी की एक पार्ट टाइम जॉब लग चुकी है। खैर, एंजी के वहां से जाते हुए हम उसके पीछे एक कार को देख पाते हैं, जो कि अगेन उसी स्टॉकर की थी। अपने अपार्टमेंट जाते हुए उसे वही लड़का मिला जो उससे रात में टकराया था। उसका नाम रिक था, जो कि एंजी के बिल्डिंग के बगल वाले बिल्डिंग में ही रहता है। एंजी उससे हाय हेलो करके चलती बनी। आसान भाषा में उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। इसके बाद अपने कमरे में आने पर उसने देखा कि एरिका और उसका बॉयफ्रेंड हैल दोनों एकदम बढ़िया तरीके से नशेबाजी में लगे हुए थे। उनकी हरकतें देखकर एंजी बाहर चली गई और बाहर उसे वही स्टॉकर दिखा। इसके बाद वो पास के एक चर्च पहुंची, जहां अपनी प्रेयर करने के बाद उसे मिला रिक। रिक भी एंजी की तरह ही रिलीजियस लड़का था, हर संडे चर्च जाया करता था। बेसिकली एंजी और रिक के इंटरेस्ट्स एक से थे। एंजी ने उसे बताया कि उसे लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। रिक ने कहा, हो सकता है तुम पहली बार घर से इतनी दूर अकेली आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एंजी ने कहा, हाँ शायद ऐसा ही होगा। थोड़ा टॉपिक चेंज करने के लिए वो कुछ खाने पीने गए और फिर वहां से रिक ने एंजी को उसकी कार तक छोड़ा, जिसके बाद वो आ गई अपने रूम पर। अगली सुबह उसे अपने रूम के दरवाजे पर वही रेबेका के मिसिंग होने वाला पोस्टर दिखा, जिसे लेकर वो पहुंची शेरिफ डिनेली के पास। ये शेरिफ का कैरेक्टर प्ले किया है बिल मूसली ने, जो बहुत से बढ़िया हॉरर फिल्म्स में काम कर चुके हैं। शेरिफ ने उसे अपना कार्ड देकर कहा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी अनयूजुअल चीजें होती हैं तो इस नंबर पर कॉल करना, मैं तुम्हारे लिए मदद भिजवा दूंगा। अब शेरिफ इस छोटी सी बात को लेकर इतना सीरियस इसलिए था क्योंकि एंजी 27वीं लड़की है जो शेरिफ के पास आई है जब से रेबेका गायब हुई है। उसका कार्ड लेकर वो वहां से चली जाती है। खैर, आज फ्राइडे है, इसलिए आज रात एंजी अपने काम पर जाने के लिए निकलने लगती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वहां रिक आता है, जिसे एंजी बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। रिक ने कहा कि वो उसे जिम के घर तक राइड दे सकता है, फिर उसके बाद वो यहाँ आकर उसके कार को एक बार चेक कर लेगा। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जिम भी रिक को देख लेता है। वो एंजी से पूछता है, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? एंजी ने बोला, नहीं सिर्फ फ्रेंड है, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मुझे छोड़ने आया है। जिम ने कहा, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा तो तुझे घर छोड़ दूंगा। इसके बाद वायलेट ने उसे सैम को दिखाया, जो कि आराम से सोया हुआ था काउबॉय वाले कपड़े पहनकर। फिर उन्होंने उसे कहा कि हमें आने में 4-5 घंटे लग जाएंगे, तुम टीवी देखो, थोड़ा चिल करो, खाओ पियो, और अगर सैम उठता है और खाने को मांगता है तो फ्रिज में उसके खाने का सेक्शन अलग है, कुछ भी देना होगा तो यहीं से देना, उसका डाइट सबसे अलग है। बस इतना सब बताकर वो वहां से चले गए और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी रात में ये कौन सी मीटिंग में जा रहे हैं। खैर, उनके जाने के काफी देर बाद तक एंजी अपनी बुक पढ़ रही थी कि तभी वहां की एक लाइट अपने आप बंद हो गई। घर में काम चल रहा है ये सोचकर उसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने कॉफी बनाई और रिक को फोन करके बताया कि तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिम मुझे घर तक छोड़ आएगा। रिक ने उसके कार को फिक्स कर दिया था। खैर, इसके बाद उसने फोन रख दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में फोन बजने लगा, लेकिन वो रिक नहीं था। एंजी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से सिर्फ कुछ स्टैटिक नॉइज सुनाई दे रही थी और ऐसा उसके साथ 2-3 बार हो गया। फोन बजता, एंजी बात करने की कोशिश करती, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। एंजी के लिए ये मिस्ट्री थी कि उसे फोन कौन कर रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि हमें दिखाया गया कि जो उसे 2 दिन से स्टॉक कर रहा है वही उसे बार बार फोन कर रहा था। एंजी को लगा शायद रिक ने कॉल किया होगा, इसलिए उसने उसे फोन किया, लेकिन रिक ने कहा कि उसने तो फोन किया ही नहीं था। यहाँ वो स्टॉकर अपने हाथ में अपने वेपन से एक कट लगाकर बाहर की तरफ चल देता है। एंजी घर को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी अचानक उसके सामने आया सैम, जो कि टीवी की आवाज से उठ चुका था और वो कुछ खाने को मांग रहा था। किचन में जाने पर उसने खुद ही फ्रिज से अपना खाना निकाल लिया, जो कि था रेड मीट। सिर्फ
सिर्फ उसी में नहीं बल्कि हर डब्बे में मीट ही था। एंजी को यह बड़ा वियर्ड लगा, लेकिन फिर भी उसने मीट गर्म कर दिया और बाहर वो स्टॉकर घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। एंजी ने उसे उसका खाना दिया और खाना काफी गर्म था, फिर भी सैम उसे हाथ से पकड़कर भूखे जानवरों की तरह खा रहा था। तभी वहां का फोन फिर से बजा और कॉल उठाने पर सामने से फिर से कोई जवाब नहीं आया। इतने में स्टॉकर घर का मेन डोर खोलने लगा, जिसे देखकर एंजी की हवा टाइट हो गई, लेकिन वो वहां से चला गया। एंजी ने जल्दी से सारे दरवाजे चेक किए, फिर शेरिफ को फोन करके सब कुछ बता दिया। शेरिफ ने कहा कि मैं कुछ देर बाद वहां राउंड लगाने आऊंगा तो देख लूंगा क्या मामला है। एंजी ने जैसे ही फोन रखा तो देखा कि सैम वहां नहीं था। इसके बाद वो उसे पूरे घर में उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे एंजी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी उसे फिर से फोन आता है और फिर से फोन स्टॉकर का ही था। इसके बाद उसने रिक को कॉल किया जो उसके लिए ही आ रहा था। वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके पीछे वाला बंदा बार बार हॉर्न बजाने लगता है, जिससे रिक को कॉल काटना पड़ता है। और तभी वो स्टॉकर घर के मेन डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। उसके चेहरे पे अजीब से कट मार्क्स भी हम देख पाते हैं। अब एंजी उससे छुपने के लिए यहाँ वहाँ जाती है और तभी उसे क्लोजेट में कुछ वियर्ड चीजें दिखती हैं, जैसे कि उल्टी क्रॉस और कुछ ह्यूमन स्कल्स, यानी यहाँ कोई एंटी क्राइस्ट चीजें हो चुकी हैं। अब इसके बाद काफी देर लुक्का छुपी और पकड़म पकड़ाई चलती है घर के अंदर, जिसमें अंत में एंजी एक ग्लास के वास से स्टॉकर को मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसके वेपन को अपने पास रख लेती है। सैम भी बाहर आ चुका था, लेकिन एंजी के हाथ में वो वेपन देखकर वो बार में जाकर छुप जाता है। एंजी वहां उसे खोजने जाती है, जहां उसके गिरने से उसके हाथ से वेपन छूट जाता है, तो सैम खुद बाहर आ जाता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा था, इसका रीजन आपको बहुत ही जल्द पता चलने वाला है। अब जिम की एक जीप तो वहां पर थी, लेकिन उसकी चाबी घर में थी, जिसे वापस लाते हुए स्टॉकर फिर से होश में आ गया और उसने सैम का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। वो सैम को देखकर ईविल ईविल बोले जा रहा था। एंजी ने जल्दी से उठकर उसे फिर से नॉक कर दिया। हाँ, बस स्टॉकर इस बार गिरते गिरते सैम का हैट उसके सर से गिरा गया। फिर जब एंजी ने उसके कॉलर को देखा तो वो समझ गई कि ये तो एक प्रीस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा वो तब चौंकी जब उसने सैम को देखा। सैम के सर से सिंग निकले हुए थे, जिसे देखकर एंजी की हालत खराब हो गई। मतलब सैम खुद डेविल यानी सेटन या शैतान कह लो उसका बच्चा है, सन ऑफ द डेविल, इसलिए वो हमेशा हैट पहन कर रखता है। इसका मतलब वो प्रीस्ट यहाँ एंजी को नहीं बल्कि सैम को मारने आया था, और ऐसा करना सिर्फ उस वेपन से पॉसिबल है। इसलिए जब एंजी उस वेपन को पकड़ी हुई थी तब सैम उससे दूर भाग रहा था। और सैम जो मीट खाता है वो किसी जानवर का नहीं है, बल्कि सुंदर वर्जिन लड़कियों का मांस है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। और अब एंजी के साथ आगे क्या होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। एंजी के भी टुकड़े किए जाएंगे और रिक तो बेचारा पहले ही मारा जा चुका है जिम और वायलेट के हाथों। इस प्रीस्ट ने ही एंजी की गाड़ी खराब कर दी थी ताकि वो काम पर ना जा सके और ये अपने काम को अंजाम दे सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लगता है लिंडा ने दिल से प्रार्थना नहीं की, एंजी का पाला सीधा शैतान के बच्चे से पड़ गया। तभी जिम और वायलेट भी वहां आ गए और प्रीस्ट को देखते ही जिम उसे पहचान गया और उसका नाम था फादर निकोलेटा। जिम ने कहा, मैंने तो इसको रोमेनिया में ही मार दिया था, ये साला अभी भी जिंदा कैसे है। इससे ये पता चलता है कि फादर के चेहरे पर वो कट मार्क्स कहाँ से आए, और ये भी कि ये लोग पहले रोमेनिया में रहते होंगे और वहां उनका ये राज प्रीस्ट को पता लग गया होगा, इसलिए जिम इसे मारकर अपनी फैमिली को लेकर यहाँ शिफ्ट हुआ होगा। हालांकि फादर मरा नहीं था, और वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, एंजी का पीछा करके। यहाँ पर पूरे मूवी की मिस्ट्री सॉल्व होती है कि अब तक इतनी सारी क्या असाधारण घटनाएं घट रही थी, कितने सारे सवाल पैदा कर चुकी थी मूवी। एंजी को कौन स्टॉक कर रहा था, उसके कार को किसने खराब किया, उस क्लोजेट में स्कल्स और उल्टी क्रॉस क्यों थी, एंजी से क्यों पूछा जा रहा था कि उसके कोई भाई बहन है या नहीं, या ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, और सैम हैट लगाकर क्यों रखता था। सबका जवाब मिल गया। बस एक सवाल रह गया जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, उसके बारे में एंड में बात करेंगे। फिलहाल कहानी कंटिन्यू करते हैं। खैर, इतने में फादर फिर से होश में आने लगा तो जिम ने उसका गेम पूरी तरह से ओवर कर दिया। इसके बाद उसने एंजी को मारकर बेहोश कर दिया। अब उन दोनों का प्लान था यहाँ से भी कहीं और चले जाने का, क्योंकि एक प्रीस्ट आया है तो और भी आ सकते हैं। इसलिए वायलेट सामान पैक करेगी और जिम सैम का खाना तैयार करेगा। इसके बाद जिम ने अपने ट्रक से एक और लड़की को निकाला जिसको वो
अभी ड्रग्स देकर किडनैप करके लाए थे। जी हाँ, ये कोई मीटिंग वीटिंग में नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए स्टॉक बढ़ाने गए थे। खैर इस लड़की का नाम तो नहीं बताया गया फिल्म में, इसलिए हम इसे गर्ल बुलाएंगे। वेल वो गर्ल को बांध में लेकर आता है जहाँ उसने एंजी को बांध कर रखा था। गर्ल को अनड्रेस करते हुए वो उसे बताता है कि उन्हें ये सब सैम के लिए करना पड़ता है क्योंकि वो लड़कियों का मांस खाता है और वही सब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बॉडी को मार्क करते हुए उसने बताया कि पिछले बार वो सैम को भी अपने साथ बाहर लेकर गए थे और उसे एक लोकल लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए उन्हें उस लड़की को किडनैप करके उसे मारना पड़ा। रेबेका की बात कर रहा है, नहीं तो वो लोकल में ज्यादा लड़कियां नहीं उठाते वरना शक हो जाता है लोगों को। खैर अब जब एंजी को भी सच्चाई पता चल गई है इसलिए उसका भी रेबेका वाला हाल होने वाला है, लेकिन उससे पहले बारी है गर्ल की। वो गर्ल के पैरों में हुक घुसाकर उसे उल्टा लटका देता है और उसका गला काटकर सारा खून बहाने लगता है। इसके बाद वायलेट वहां आकर कहती है कि शहजादे का खाना रेडी कर, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। फिर कुछ देर बाद जिम अपने काम पर लग जाता है और ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा ग्रूसम था। वो गर्ल को बहुत बुरी तरह से काट पीट रहा था। वेल गर्ल के टुकड़े करने के बाद वो बढ़ा एंजी की तरफ उसे बेहोश करने, लेकिन बिल्कुल सही समय पर वहां आ गया शेरिफ। दोनों बाहर आए और शेरिफ ने उनसे एंजी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो आधे घंटे पहले ही निकल चुकी। शेरिफ ने और भी कुछ सवाल किए जिनका आसानी से जवाब देकर उन्होंने शेरिफ को वहां से चले जाने पे मजबूर कर दिया। हालांकि शेरिफ को अब भी उन पर शक था क्योंकि उसने वहां से जाते हुए वहां खड़ी एक कार को देखा जो कि एंजी की ही थी। इसका मतलब रिक एंजी की कार रिपेयर करके उसी में यहाँ आ रहा था, लेकिन रास्ते में जिम और वॉयलेट ने उसे रोककर उसे मार दिया और एंजी की कार यहाँ ले आए। शेरिफ ने कुछ आगे जाकर अपने डेप्यूटी से नंबर प्लेट का इन्फो मांगा। यहाँ अंदर एंजी को वही होली डैगर मिल गई जिसे लेकर वो खुद को फ्री करने लगी। शेरिफ के जाते ही जिम बार में आया और जैसे ही एंजी को बेहोश करने बढ़ा वैसे ही एंजी ने उसे होली डैगर से घायल कर दिया। इसके बाद वो बाहर भागी और यहाँ पर फिर से काफी देर तक चूहे बिल्ली का खेल चला, जिस बीच एंजी को प्रीस्ट और रिक की लाश मिली। एंजी को लगा कि रिक मर चुका है लेकिन वो बस बेहोश था। इसके बाद उसने जिम को एक और बार स्टैब किया लेकिन इवेंचुअली वो पकड़ी गई। जिम उसे बांध में लेकर आया लेकिन वो उसे काट पाता उससे पहले ही फिर से शेरिफ वहां पहुंच गया क्योंकि उसे पता था कि एंजी यहीं पर है। उसने जिम को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन तभी वायलेट ने पीछे से शेरिफ को घायल कर दिया। लेकिन टेंशन वाली बात थी नहीं क्योंकि फाइनल गर्ल ने जिम को स्टैब करके वायलेट को ठोक दिया और फिर से जिम के पूरे 6 के 6 दाग दिए। इसके बाद दोनों बाहर चले गए जहां वो जिम की ट्रक लेकर जाने वाले थे कि तभी शेरिफ को याद आई सैम की। एंजी उसे रोक पाती उससे पहले ही सैम ने बाहर से शेरिफ के गले में नाइफ से स्टैब कर दिया। इसके बाद वो एंजी पे चढ़ने लगा लेकिन एंजी बचकर बाहर में आ गई। सैम उसके पीछे पीछे वहां भी आ गया था और उसने उसे घायल भी कर दिया क्योंकि उसे एंजी का ही मीट चखना था। लेकिन तभी समहाउ उसका पैंट एक हुक में फंस जाता है और एंजी रस्सी खींचकर उसे उल्टा लटका देती है और सुनो कैसे पिलपिला रहा है दैत्य का बच्चा। खैर फिर एंजी उसे एक शवल से मार देती है और फिर वो वहां से निकलने में लग गई और अब तक सुबह भी हो चुकी थी। एंजी गाड़ी लेकर ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि उसे जो चोटें आई थी उससे वो बेहोश हो गई थी। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि शेरिफ काफी देर से यहीं पर है ना। इसके बाद उसकी नींद खुलती है सीधा हॉस्पिटल में जहाँ उसे उसके सामने डॉक्टर के रूप में दिखाई देता है जिम, लेकिन ये बस उसका एक सपना था। असल में वहां था रिक जो कि ऑफ कोर्स जिंदा था और उसके साथ था डेप्यूटी जो कि एंजी से होश में आते ही सवाल जवाब करने लगा क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा था। सवाल ये था कि वो शैतान का बच्चा सैम कहाँ गया। पुलिस को वहां सिर्फ शेरिफ और उसके मॉम डैड की लाश मिली, साथ में घर के बैकयार्ड में 20 फीमेल्स की लाश गड़ी हुई मिली, लेकिन वो बच्चा सैम उन्हें नहीं मिला। उसने बोला मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बार में ही था। तभी वहां उसकी मॉम भी आ गई और वो तीनों मिलकर प्रे करने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम को किसी लेडी ने अडॉप्ट कर लिया है और उस लेडी को भी एक बेबी सिटर की जरूरत है। अब डेविल अपना काम कर रहा है तो गॉड के बंदे चुप कैसे बैठेंगे। रिक और एंजी वो होली डैगर खोजते हैं और उसे लेकर सैम की तलाश में निकल जाते हैं। यानी सैम की फील्डिंग लग सकती है वेरी सून या फिर इनका भी प्रीस्ट वाला हाल ना हो जाए। खैर इसके बाद एक और छोटा सा सीन आता है जिसमें एक लड़की बेबी सिटिंग जॉब के लिए फोन नंबर ले लेती है, जिसमें हमने बस एक हाथ ही देखा जो कि एंजी का भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।
तो एंडिंग देखकर साफ समझ आता है कि ये फिल्म एक सीक्वल डिजर्व करती है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि एक अंडररेटेड फिल्म है, इसे जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं और इसका सीक्वल भी कभी बना नहीं। खैर एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज इन चारों में से किसी एक का नाम कमेंट कर देना, साथ ही ये भी बताना कि आपको ये फिल्म और इसका ट्विस्ट कैसा लगा। अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिसका जवाब मुझे नहीं मिला कि आखिर जब प्रीस्ट को पता था कि वो सैम साला डेविल का बच्चा है तो उसने एंजी को पहले क्यों नहीं रोका। अरे चल अगर उसे नहीं भी रोका तो इतनी बार उसे फोन किया था, फोन में बता सकता था लेकिन नहीं बताया। मे भी हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि एंजी फोन पर उसकी बात नहीं मानेगी, उसे लगेगा कि ये कोई प्रैंक व्रैंक कॉल है, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया हो ताकि हमारा सबसे पहला शक प्रीस्ट पर जाए, वही स्क्रीम वाला तरीका। और अगर ऐसा है तो ये फिल्म इसमें पूरी तरह नाकामयाब होती है क्योंकि आप किसी को किलर दिखाने के लिए उसे जबरदस्ती पागल नहीं दिखा सकते। बाकी ओवरऑल ये फिल्म बहुत यूनिक है। आई नो ऐसी बेबी सिटिंग वाली हॉरर बहुत फेमस है, लेकिन यकीन मानो ये फिल्म आपको पहली बार में जरूर सरप्राइज करती है। तो भाई लोग यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको बेबी सिटर वांटेड का ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।